और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 30 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। किसान यूनियंस भी आएंगे, बहुत सारे दूसरे संगठन आएंगे। आपने देखा होगा आज सिविल सोसाइटी ग्रुप से इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स आए। उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर्स से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए। युवाओं, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आज हम एक हमारा डिमांड चार्टर रिलीज करने जा रहे हैं, जिससे सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था, एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज, उनका वेलकम है। झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे, युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पे हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए। 25 से ज्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का, 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनको इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज पे अपना आवाज उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें, ये हम लोगों का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो जेपी नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे। अब मैं आपको बता देता हूं कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी डीएमके के, तिरुचि सिवा डीएमके, अखिलेश यादव जी एसपी के, राम गोपाल यादव जी एसपी के, लाभू श्री कृष्ण देवरयुल टीडीपी के, संजय कुमार झा जेडीयू के, संजय राउत जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी आरजेडी, मीशा भारती आरजेडी, पीवी मिथुन रेड्डी वाईएसआरसीपी, चंद्रशेखर आजाद एएसपी, जेपी नड्डा जी, नितिन नबीन जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो सीएम है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM, उमर अब्दुल्ला JKNC और अगा सैयद रोल्ला मेहदी जो JKNC के, इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये 2 हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में, तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे, बहुत शुरू में अर्ली डेज में ही वो आ गए थे, एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इससे उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर्स से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो यहाँ पे,
25 दिन से ज्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे। एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो जब अभी संसद शुरू होगा तब वहां पे हमारे मुद्दों को उठाए। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू। एक छोटी सी अपडेट हम और देना चाहते हैं। तो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 30 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके अगर कोई भी सवाल है तो हम ले सकते हैं। मेरा सवाल है, एक जो भी 20 तारीख की डिटेल्स है वो हम जल्द आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा सवाल है कि जैसे आपको किसी भी प्रोटेस्ट में तादाद की जरूरत होती है, तो जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, क्या आप उनसे ये बात कर रहे हैं कि जब हमें 20 तारीख की संसद चालू करेंगे तो वहाँ वो तादाद के साथ आए, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे? ना सिर्फ नेता बल्कि तमाम जो किसान संगठन है, जैसे आज चढ़ूनी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हमने ये आह्वान किया है कि वो लोग आए, अपने साथियों को लेकर आए और देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे। और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को आप लोग दिल्ली पहुंचिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये कई मायनों में एक निर्णायक लड़ाई होगी। 20 जुलाई को अगर संसद में जाते हैं आप लोग, वहाँ पे भी सरकार नहीं सुनती, तो क्या वापस से जंतर मंतर पे आकर ये चीजें चलेगी या फिर इसके बारे में क्या सोचा है? देखिए, हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले शायद ये सरकार जागेगी। अगर लाखों की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि वो संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तो हमें उम्मीद है कि सरकार में देश के लोकतंत्र के प्रति अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है, देश के युवाओं के प्रति अभी भी थोड़ी जवाबदेही बाकी है। तो हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 जुलाई तक शायद बात पहुंचेगी नहीं। सौरभ, you want to answer that? फिर से रिपीट करिए एक बार। मीडिया के सामने देखिए, ये जैसे आशुतोष ने भी बताया, ये ओपन कॉल है, जिनको जुड़ना है वो जुड़िए। ये जरूर याद रखिए कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो फोकस में है। एंड साथ साथ एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया है, तो पीसफुल तरीके से कोई भी आ सकता है, किसान यूनियंस भी आएंगे, बहुत सारे दूसरे संगठन आएंगे। आपने देखा होगा आज सिविल सोसाइटी ग्रुप से इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स आए एंड उन्होंने अपील की कि सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट तोड़े। तो उन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 20 तारीख को वो लोग भी जुड़ेंगे। तो इट्स एन ओपन कॉल, लेकिन पीसफुल कॉल है, तो सब आएंगे। आपको क्या लगता है सौरभ कि पुलिस आप लोगों को यहाँ से मार्च करने देगी? जैसे देखिए, वो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा। पुलिस को हम लोगों ने जैसे शुरू में भी वादा किया था 6 तारीख को और 20 तारीख को भी वादा किया था कि हम अपने तरफ से पूरा कोऑपरेशन करेंगे पुलिस के साथ एंड उनका भी इन रिटर्न उनसे कोऑपरेशन मांगेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक बहुत जायज डिमांड के लिए बैठे हुए इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे भी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से आवाज नहीं जा रही है तो थोड़ा और पास जाके हम लोग आवाज सुनाना चाह रहे हैं अपना, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी हमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करनी है वो हम लोग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू असेंबल पीसफुली, उसका राइट गारंटी करती है। तो उसी के दायरे में हम लोग सारा चीज करेंगे एंड आशा है सब लोग कोऑपरेट करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि कल एक लेडी साइंटिस्ट लड़की आई थी यहाँ पर, वो कहती कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, फिर मुझे कनॉट प्लेस में पकड़ करके डराया धमकाया गया। देखिए, ऐसे जो भी केसेस है हम लोग अपने तरफ से जो भी लीगल हेल्प कर सकते हैं एंड जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। एंड जो दहशतगर्द फैलाते हैं, आई थिंक पुलिस को उसमें ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है कि जो यहाँ पे वायलेंस हुआ था निशु के खिलाफ, निशु के पापा संजय के खिलाफ,
उसमें आज तक पुलिस ने एक भी स्ट्रिक्ट आईपीसी का धारा नहीं डाला है। उन्होंने अभी तक एनएसए, यूएपीए जो कड़े कानून है, एससी एसटी एक्ट, वो नहीं डाला है। तो ये क्वेश्चन आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही से हैंडल कर पा रहे। तो आई थिंक द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से सारा कोऑपरेशन कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आज हम हमारा डिमांड चार्टर रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिससे इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसमें सुधार आ सकता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले 1 महीने से हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स, स्पेशली नीट जो लीक हुआ, उसके बाद बाकी भी एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। पिछले 10 सालों में कम से कम 90 एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं, और ये सिर्फ वो नंबर है जो हमें पता है। इसके अलावा छोटे स्तर पे स्टेट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो लीक होते हैं, उनका हमारे पास ना तो डेटा है, ना कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं वो हमें पता है। उससे भी ज़्यादा दुखद बात ये है कि इन एग्ज़ाम फ्रॉड्स में कोई कन्विक्शन नहीं आती है। 2015 से लेके आज तक सिर्फ एक कन्विक्शन आई है, और 2024 में जब लीक हुआ था, जब हमारी भारत सरकार दोबारा से एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लाई थी, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी एक भी सिंगल कन्विक्शन नहीं आया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन जो ये सिस्टम है, ये एक पेपर नहीं, नीट नहीं, सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, ये पूरे के पूरे सिस्टम में धांधली, करप्शन हो चुका है। उसके लिए हम ये 5 डिमांड्स लाए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को करेक्ट करने में फोकस करेंगे। हमारी पहली डिमांड यही है कि जो 2024 वाला एक्ट था, जो नीट के बाद आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइज किया गया है, उसको रिपील करके एक नया एक्ट लाया जाए जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पे फोकस करे। उसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए। पहली, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और तीसरी, स्टूडेंट राइट्स। तो जैसे हमने इन्हें बताया कि 2024 में जो एक्ट आया था, हम एक नया एक्ट चाहते हैं जिसमें जो पनिशमेंट हो ऑर्गेनाइज लीक की, जो अभी 3 साल है, उससे बढ़ा के 10 साल की जाए। अभी जो हमारा एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज को क्रिमिनलाइज करता है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, जो जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो इम्प्लिकेटेड है इन लीक्स में, उनको भी एक डेरेक्ट ऑफेंस इसमें आया जाए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक हमें बिल्कुल भी नहीं सुना है। हम चाहते हैं इस एग्जामिनेशन एक्ट में ये लिखा जाए कि एक मिनिस्टर जिसके डिपार्टमेंट के अंदर पेपर लीक होता है, उसे 14 दिन के अंदर, अगर पार्लियामेंट सेशन में है, तो एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि पेपर क्यों लीक हुआ, उसके क्या करेक्टिव मेजर्स दिए गए। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो भी उन्हें एक रिटन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहाँ पे उनके मन मर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक रिटन स्टेटमेंट देना होगा, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन आएगा उसके 3 दिन के अंदर उन्हें वहां पे ओरल स्टेटमेंट देना होगा। साथ ही जैसे ही पेपर लीक होता है, एक ऑटोमेटिक इंक्वायरी ट्रिगर होनी चाहिए, जो कि एक 5 मेंबर कमीशन, जैसे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज लीड करे। और सिर्फ इंक्वायरी नहीं, उसमें डिफाइंड टाइमलाइंस चाहिए हमें कि 30 दिन के अंदर ये कमेटी हमें बताए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंडर है, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनका नेम, उनका ग्रेड 30 दिन के अंदर हो, और उसके 30 दिन के अंदर इन सब पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। इन एडिशन हम एक एग्जामिनरी ऑम्बुड्समैन भी चाहते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा थोड़ा लोकपाल जैसे, बट एक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जिनके पास सो मोटो पावर्स हो कि वो देख सकें कि क्या एग्जाम्स में धांधली हो रही है, वो उनके पास पावर हो, वो ऑफिसर्स को बुला सके, री एग्जामिनेशन करवा सके, कंपनसेशन करवा सके ये। और एक हम चाहते हैं कि नेशनल वेंडर अथॉरिटी बने जो उन्हें ऑडिट करे। आपने अभी सीबीएसई का फियस्को देखा है, उन्होंने एक ऐसी ही एजेंसी को टेंडर दिया हुआ था जिन्होंने तेलंगाना में भी एग्जाम फेलियर 2019 में किया था। तो अभी जिस एजेंसी का मन करता है, जहाँ करता है, उस प्राइवेट एंटिटी को दे देते हैं। हम चाहते हैं कि एक नेशनल लेवल पे अथॉरिटी हो, जो भी कंपनी पब्लिक एग्जामिनेशन की सप्लाई चेन में आना चाहती है, अपना बिजनेस एंटर करना चाहती है, उसको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा, ऑडिट करवानी पड़ेगी कि ठीक है भाई, हम ये एग्जाम करवा सकते हैं, हम केपेबल हैं। और दूसरा, एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी
ये नहीं कि आपने स्टेट में एक एग्जाम लीक करवा दिया और वही वेंडर आप नेशनल लेवल पर दोबारा इंगेज कर दो। ना तो वो वेंडर, ना उसकी सब्सिडरी, ना एक ऐसी कंपनी जिसमें वो वेंडर का मेजॉरिटी शेयर होल्डरशिप है, ये अब नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अभी जितनी भी एग्जामिनेशन बॉडीज हैं जो नेशनल लेवल पे हमारा एग्जाम करवा रही हैं, उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या उनकी फाइनेंशियल ऑडिट, हम चाहते हैं कि एनुअल उनकी फाइनेंशियल ऑडिट हो बाय सीएजी, एक परफॉर्मेंस ऑडिट हो, वो जिन जिन वेंडर्स को जिस टेंडर पे जितने अमाउंट में देते हैं, एनटीए की तरह नहीं कि सब पर्दे के पीछे है, नहीं, सब पब्लिकली डिस्क्लोज होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स स्टेट लेवल पे लीक होते हैं, और वो इतनी छोटी चीजें होती है कि वो नेशनल न्यूज में आ भी नहीं पाती। तो इस एक्ट में एक मॉडल फ्रेमवर्क हो जो स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सके, ये हमारी पहली डिमांड है, और ये थोड़ा बहुत बड़ा वास्ट एक्ट है। दूसरी डिमांड हमारी पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज को लेते हैं, स्पेशली एनटीए और एसएससी। एनटीए एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का एग्जाम करवाती है, और एसएससी 3 करोड़ से ज्यादा, और ये दोनों के दोनों हमारे संसद के लिए जवाबदेह नहीं है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम होता है जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी होती है, यूपीएससी जैसे बनी हुई है, जबकि जो कैंडिडेट्स को एग्जाम करवाते हैं उसका नंबर कम है एनटीए और एसएससी से। लेकिन हम ये चाहते हैं, इसलिए पहला एनटीए डिसॉल्व हो। एनटीए करप्शन का हब बन चुका है, आधे से ज्यादा स्टाफ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल है, किसी को नहीं पता कौन कितना पैसा खा रहा है। तो एनटीए डिसॉल्व हो, एक नेशनल टेस्टिंग कमीशन बने, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बने, वहाँ पे कौन परमानेंट कैडर होगा, क्या लीडरशिप होगी, सब डिफाइन है। अगेन सीएजी ऑडिट चाहिए हमें, उनके फाइनेंशियल, उनके परफॉर्मेंस की, और हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली नीट के लिए कि एक स्टेट्स को ऑप्ट आउट देना चाहिए। जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमने ये देखा है कि जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ से जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है नीट में। तो अगर एक स्टेट ऑप्ट आउट करना चाहता है अपने स्टेट कोटा की सीट्स के लिए तो उन्हें अलाउ करना चाहिए, और एग्जामिनेशन सिलेबस में स्टेट की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ताकि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सब बोर्ड के बच्चे, सब स्टेट्स के बच्चे एक सेम लेवल, एक सेम फुटिंग पे एग्जाम दे पाए। एसएससी में भी हम सेम फ्रेमवर्क चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, ऑडिट चाहते हैं, पार्लियामेंट के सामने हर साल इन लोगों को रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि जी हमने इतने एग्जाम करवाए। एसएससी में सबसे बड़ी कमी जो है, एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं होता है, कभी 18 महीने एग्जाम रिक्रूटमेंट चल रहा है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, वो नहीं होना चाहिए। एसएससी को एक एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालना पड़ेगा, ये एक्ट में होना चाहिए। पूरे 1 साल के अंदर नोटिफिकेशन से लेकर रिक्रूटमेंट तक का पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा एसएससी को। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार की हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन सालाना निकाले जिसमें वो ये बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। अभी लाखों की वैकेंसी है लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकलती है वो बहुत कम निकलती है, तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पहले एक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, वो है स्टूडेंट्स राइट्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा मिलता है, पेपर हो गया लीक तो 2 हफ्ते बाद आपको रिफंड आएगा, नहीं आएगा, क्या करेक्शन मेजर होगा नहीं पता। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के राइट्स हो। पहला, अगर कोई भी एग्जामिनेशन लीक होता है तो ऑटोमेटिक फ्री रिफंड हो, एक उन्हें फिक्स्ड कॉम्पनसेशन मिले हर रजिस्टर्ड कैंडिडेट को इस एग्जाम में, क्योंकि आना रुकना ये बच्चों के परिवार संभालते हैं। सरकार की गलती की वजह से बच्चों को या उनके परिवार को सजा नहीं भुगतनी चाहिए। दूसरा, 30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये हक होना चाहिए कि उसके स्टेट ऑफ रेजिडेंस में उसका सेंटर पड़े। ये नहीं कि महाराष्ट्र के बच्चे को आप राजस्थान में बुला रहे हैं, राजस्थान के बच्चे को आप कह रहे हैं दिल्ली आके एग्जाम दीजिए, नहीं। एज प्रोटेक्शन एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। हमारी सरकार आज कुछ डिसाइड करती है फिर अगले साल एग्जाम में चेंज कर देती है, चाहे वो सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, ये नहीं चलेगा। आपको कम से कम 2 साल का बफर पीरियड देना पड़ेगा अगर आप उसमें कुछ भी बदलना चाहते हैं स्टेट में। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी एजुकेशन आज मिडिल क्लास की अफोर्डेबिलिटी से बाहर होती जा रही है। एक मिडिल क्लास का बच्चा आज पढ़ने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 1-1 करोड़ से ऊपर जा रही है, चाहे प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस हैं, बाकी भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं,
उनमें 50% सीटों पे जो फीस होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी गवर्नमेंट कॉलेज की उस स्टेट में फीस है। और दूसरा जो हमारी सरकार ने अभी नया काम स्टार्ट किया है कि हर सेमेस्टर वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस बढ़ा देते हैं, कि वो नहीं चलेगा। अगर एक बच्चा एडमिशन ले रहा है पहले साल में, उसकी फीस जब तक वो डिग्री कंप्लीट नहीं करता उतनी ही रहेगी और ये जरूरी है। चौथी डिमांड हमारी नेशनल एस्पिरेंट वेलफेयर फंड के लिए है। हम चाहते हैं सरकार ये क्रिएट करे। हम यहाँ पे शुरू से हम ये मांग कर रहे हैं कि बच्चों की फैमिलीज जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, बट एक एस्पिरेंट वेलफेयर फंड होना चाहिए जहाँ पे अगर कोई एग्जाम की लीक की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड की है तो उसकी फैमिली को असिस्टेंस और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में जिस लेवल पे एग्जाम कॉम्पिटिशन है, बहुत स्ट्रेस है बच्चों में, कोचिंग की तरफ हम चाहते हैं सरकार दोबारा नजर डाले, फीस में नजर डाले, कोचिंग में मैंडेट करे कि हर कोचिंग सेंटर में एक प्रोफेशनल काउंसलिंग साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट शुड बी देयर, ताकि वो कैंडिडेट्स का स्ट्रेस दूर कर सके। एंड हमारी 5th डिमांड जो कि काफी इमीडिएट भी है, हम चाहते हैं कि अगले 6 महीने में हमारे संसद में एक वाइट पेपर रिलीज किया जाए। पिछले 12 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसमें कितने कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं, कितने लोगों को सजा हुई है, कितने सबका एक अगले 6 महीने में हमें वो रिपोर्ट चाहिए। दूसरा, नीट 2014 जब लीक हुआ था तो एक कमेटी बनाई गई थी, के राधाकृष्णन कमेटी। उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दिए थे। अभी किसी को नहीं पता कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं, तो हम चाहते हैं सरकार एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करे और हमें बताए कि उनमें से कितने रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। और तीसरी चीज, अभी हमारे पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विमेन एजुकेशन एंड यूथ पे है, बट हमें लगता है एक समय आ चुका है कि खाली एजुकेशन पे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हर साल देखे कि भाई क्या एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे की क्या परेशानी है, जो पूरा का पूरा एक बार एक एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कर सके। सो थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चंस आई विल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।